हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR अकेडमी पर। आज फिर से आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम डार्विनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने लैमार्किज्म के बारे में चर्चा की थी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डार्विनिज्म के बारे में। लैमार्क की जो थ्योरीज थी वो थोड़ी प्रिमिटिव थ्योरी थी, जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन डार्विन की बहुत सारी थ्योरी जो आज भी एक्सेप्टेड हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। डार्विन कौन थे, क्या करते थे, इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि जो डार्विन थे वे इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे और 12 फरवरी 1809 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनका काम क्या था, ये जब बड़े हुए तो इनको भेजा गया था रिसर्च के लिए। HMS एक बीगल एक जहाज़ था जिससे ये क्या गए थे, एक वॉयज था जिस पर ये, अभी मैं इसकी इमेज भी लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि इस पर ये क्या करने गए थे, एक रिसर्च करने गए थे जो गैलापागोस आइलैंड था, जिस पर इन्होंने बहुत सारी स्पीसीज के बारे में रिसर्च भी की थी। वहाँ पे इन्होंने डार्विन फिंचेस देखी थी जिसके ऊपर इन्होंने थ्योरी भी दी, अडाप्टिव रेडिएशन की थ्योरी दी, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई थी। उसके बाद इनका जो इन्होंने थ्योरीज दी, मेनली ये बताया कि जो स्पीसीज हैं वो डिसेंड ब्रांचिंग पैटर्न में बनी है, मतलब कि ऐसे जैसे ये ब्रांचिंग बनाई गई है ऐसे ऐसे मतलब डिसेंड हुआ है, एंसेस्ट्री है कि एक ही एंसेस्टर से पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ही एंसेस्ट्री से बाहर आए हैं, एक ही एंसेस्ट्री से बने हैं। ऑल द स्पीसीज लाइफ ऑन अर्थ हैज डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। तो इनकी ये जो बात जो थी ये आज भी सही है। अब इनका जो वॉयज था इसके कुछ पर्पस थे, अभी इसमें ये भी दिया गया है। तो जो पर स्पेसिमेन को कलेक्ट करना, तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। ये रिसर्च के पर्पस से गए थे गैलापागोस आइलैंड पर, जहाँ पर इन्होंने क्या क्या देखा। एक देखा था जायंट टॉर्टिस, एक मतलब जैसे अपने यहाँ कछुआ कहते हैं ना, वही जायंट टॉर्टिस इन्होंने डिस्टिंक्टिव फीचर देखा था उसके बाद इन्होंने कई सारी पॉपुलेशंस की स्टडीज की थी जो अलग अलग तरह के गैलापागोस आइलैंड पे देखी थी। और इन्होंने बर्ड्स पर भी रिसर्च की थी, जो इनकी फिंचेज हैं उनके ऊपर रिसर्च की थी। जो बर्ड्स की फिंचेज हैं, अलग अलग फूड, अलग अलग हैबिट के कारण इनकी जो चोंच थी ये अलग अलग तरह से अडाप्ट हो गई थी। तो इस पर भी इन्होंने कुछ पास्टुलेट दिए और कुछ रूल्स बताए कि ये कैसे हो रहा है। आगे उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं इनके पास्टुलेट्स के बारे में। तो डार्विन के जो पास्टुलेट्स थे, लगभग 6 पास्टुलेट उन्होंने दिए थे और जो 6 के 6 पास्टुलेट आज भी माने जाते हैं। आज भी उनके जो पॉइंट्स थे आज भी एक्सेप्टेबल हैं। तो जो पहला पास्टुलेट में इन्होंने बताया था कि सभी स्पीसीज जो भी हैं वो अपनी क्षमता के अनुसार ओवर प्रोडक्शन करती हैं, मतलब उनके पास एक इनार्मस पावर होती है प्रोडक्शन करने की, उनके पास एक इनार्मस पावर होगी प्रोडक्शन करने की। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा। जो भी कोई भी स्पीसीज होगी तो वो कोशिश यही करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जा सके अपनी प्रोजनीज का। तो ओवर प्रोडक्शन का इनकी पास्टुलेट का पहला जो कैरेक्टरिस्टिक था उसमें था ओवर प्रोडक्शन। हर स्पीसीज क्या करती है, ढेर सारे ऑफस्प्रिंग को जन्म देना चाहती है या फिर देती है। और दूसरा था एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वाला टॉपिक था ये बताता था, कंपटीशन को ये एक्सप्लेन करता था। किसी भी स्पीसीज में, किसी भी कम्युनिटी में या फिर किसी इकोसिस्टम में ये कंपटीशन को करता था रिप्रेजेंट। और इसमें कंपटीशन किस चीज़ के लिए होगा, तो कंपटीशन होता था फूड के लिए, स्पेस के लिए होता था और मेट के लिए। रिप्रोडक्शन के लिए जो मेट की आवश्यकता होती है उसके लिए इनमें क्या होता था, कंपटीशन होता था। अब ये सेम स्पीसीज में मेट के लिए कंपटीशन हो सकता है और अलग अलग स्पीसीज में फूड के लिए कंपटीशन हो सकता है, स्पेस के लिए हो सकता है। तो कंपटीशन एक तरह से आप ये मान सकते हैं कि जैसे किसी भी चीज़ में आवश्यकता के अनुसार, जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक दूसरे स्पीसीज से कंपटीशन हो रहा है, अपनी ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म से कंपटीशन हो रहा है। तो ये दूसरा इनका जो पास्टुलेट था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करेगा, कंपटीशन करेगा। तीसरा जो टॉपिक है वेरिएशन। वेरिएशन
किसी भी स्पीसीज में अगर वेरिएशन होगा तो वो इवोल्यूशन के लिए क्या होगा, एक की पॉइंट होगा कि उसका जो एडाप्टेशन है या फिर उसका जो नेचुरल सिलेक्शन है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पता नहीं थी डार्विन के टाइम पर, लेकिन आज के टाइम पर हम जानते हैं कि वेरिएशन का मेन कारण क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, जब हमारी सेल्स में डिवीजन होने लगता है, तो उस टाइम पर जब मियोसिस डिवीजन होता है तो उस टाइम पर क्रॉसिंग ओवर होता है। दो क्रोमोसोम, जो दो सिस्टर क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू जीन का एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, वेरिएशन आता है। और यहाँ पर जो अरेंजमेंट, यहाँ का अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज फर्स्ट, और मेटाफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम के अरेंजमेंट होते हैं वो भी वही क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, और उसी से क्या होता है, वेरिएशन आता है। और तीसरा जो इसमें कह रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उस टाइम तक हम भले ही नहीं जान रहे थे, लेकिन जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने अपना ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला पॉस्टुलेट देना था वो दे चुके थे। हमें उसके बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन ये बात इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है वेरिएशन के लिए। अगर वेरिएशन आना है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा, जो भी कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं। जो चौथा पॉस्टुलेट इनका था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आप टर्म से ही समझ गए होंगे कि किसी भी एक कंपटीशन में या किसी भी इकोसिस्टम में उसी का सिलेक्शन होना है, वही सर्वाइव कर पाएगा जो फिट होगा। फिट होने से मतलब यह है कि आप समझ लीजिए विनर होगा, किसी भी कंपटीशन का जो विनर होगा वही फिट होगा और वही सर्वाइव करेगा, और वही जो विनर होगा वो बेटर क्या होगा, कंपटीटर होगा, जो दूसरों को हराएगा, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। एन ऑर्गेनिज्म हैज़ द लेस डिमांड फॉर द रिसोर्स। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जिसके पास और रिसोर्स के लिए लेस डिमांड होगी, जो कम रिसोर्स में ज़्यादा काम करके दिखा सकता है, वो सेलेक्ट होगा। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म परफेक्ट नहीं होता। यहाँ की पॉइंट के रूप में लिखा गया है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म परफेक्ट नहीं होता, और ना ही कि कोई भी कैरेक्टर परफेक्ट होता है। नेचुरल सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है, किसी भी कैरेक्टर का हो सकता है, और कोई भी कैरेक्टर जो पहले नेचुरली सेलेक्ट किया गया था, थोड़े समय बाद उसी कैरेक्टर को नेचुरल सिलेक्शन द्वारा रिजेक्ट भी किया जा सकता है, और दूसरे कैरेक्टर्स को क्या किया जा सकता है, अडाप्ट किया जा सकता है। इसमें ये कह रहा है हु कैन रिप्रोड्यूस मोर एंड मोर, हु कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशन। और ये हम जानते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में कि जो भी ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकता है और ज़्यादा हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, उसी का नेचुरल सिलेक्शन होना है, वही सर्वाइव कर पाएगा। तो फिटेस्ट की परिभाषा अगर हम देखें तो क्या है, जो बेटर कंपटीटर है, जो हार्श कंडीशन को ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है, और जो रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकता है, वही क्या होता है, फिट होता है। और अगर डार्विन की माने तो दुनिया में फिटेस्ट की जो परिभाषा है ये नहीं है कि उनकी बॉडी अच्छी है, कोई भी ह्यूमंस में देखते हैं तो फिटेस्ट की परिभाषा ये है कि जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोजनी को जन्म दे सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकता है, वही क्या होता है, फिट होता है। जो भी सेक्सुअली ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर सकता है वही क्या होता है, फिटेस्ट होता है। अगला जो नेचुरल सिलेक्शन वाला टॉपिक है, तो नेचुरल सिलेक्शन ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट की पॉइंट था कि कोई भी कैरेक्टर हो या कोई ऑर्गेनिज्म हो, जब तक उसका नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा तब तक उसका सर्वाइव करना मुश्किल होता है। अगर मान लेते हैं कि किसी एक कम्युनिटी में रिसोर्स है, और रिसोर्स क्या है, ढेर सारा रिसोर्स है उसमें भरा हुआ है, और वहाँ पर क्या हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कि रिसोर्स भर रहा है, प्लांट्स हैं, कोई एनिमल की स्पीसीज नहीं है उनको क्या करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे प्रोडक्शन ढेर सारा हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर वहाँ पे कोई स्पीसीज आ गई, स्पीसीज आके रहने लगी। अब स्पीसीज रिप्रोड्यूस करेगी बहुत तेज़ी से, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, ढेर सारा खाना है, और जब ढेर सारा रिप्रोड्यूस कर देंगे तो अब अपनी ही स्पीसीज में उनमें क्या हो जाएगा, स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा, और स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस वहीं पे शुरू हो जाएगा। कंपटीशन बढ़ जाएगा, फूड, शेल्टर, मेट, सबके लिए कंपटीशन होने लगेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो सबसे फिट होगा वो सर्वाइव कर जाएगा, और जो सबसे कम फिट होगा उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी।
और यहाँ से ये बात भी है कि एक नई स्पीसीज भी बन सकती है। अगर कंपटीशन हो रहा है तो नई स्पीसीज की ओरिजिन होना भी संभावित होता है कि किसी भी एरिया में अगर कंपटीशन है या फिर सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल हो रहा है तो नई स्पीसीज का भी बनना संभव होता है। तो यहाँ पर एक ही स्पीसीज थी, लेकिन स्ट्रगल के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरी तरह की स्पीसीज आ गई, यहाँ पर एक दूसरी तरह की स्पीसीज आई और यहाँ पर एक तीसरी तरह की स्पीसीज आई। अब इसमें से कौन सी स्पीसीज सर्वाइव कर पाई? यहाँ की जो पुरानी स्पीसीज थी वो सर्वाइव नहीं कर पाई, वो मारी गई और दो नई स्पीसीज यहाँ पर बनकर तैयार हो गई। ये भी हो सकता है। आगे नेचुरल सिलेक्शन में जो कुछ बातें बताई गई हैं उसमें कह रहा है कि इट इज़ द सिलेक्शन फॉर अडेप्टेशन। ये जो सिलेक्शन है वो एडाप्टेशन का सिलेक्शन है। अगर आप किसी सैलाइन कंडीशन में हैं, फंस चुके हैं या कोई प्लांट फंस चुका है, तो अगर वो सैलाइन कंडीशन को लेकर अडाप्ट नहीं कर रहा खुद को तो क्या होगा? मारा जाएगा। आगे जो तीसरा, या फिर किसी भी स्ट्रेस के लिए अगर कोई टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, कोई अडाप्ट नहीं कर पा रहा है तो अंततः वो क्या होगा? मारा जाएगा। आगे जो है इट मेनली स्ट्रेस अपॉन द सर्वाइवल एंड इवेंचुअल रिप्रोडक्शन। ये मतलब जो नेचुरल सिलेक्शन एक समझ लीजिए तो ये सर्वाइवल के लिए है, स्ट्रेस में सर्वाइवल के लिए है, और ये इवेंचुअली अगर कहें तो एक रिप्रोडक्शन के जैसा है कि अगर कोई भी स्पीसीज रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, अगर स्ट्रेस में रहेगी तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, तो उसका क्या होगा? उसकी स्पीसीज का ख़त्म होना संभव है। आप बहुत आसानी से वो स्पीसीज ख़त्म हो जाएगी। आगे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम वेरिएशन वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़े या फिर नेचुरल सिलेक्शन वाला जो टॉपिक पढ़े, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम इससे रिलेट कर सकते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट इंक्रीज द मेटिंग सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल्स। मतलब ये कह रहा है कि जो भी हम लोग जो कंपटीशन कर रहे हैं मेट के लिए, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक अहम भूमिका निभा रहा है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है किसी भी स्पीसीज में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर वेरिएशन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वेरिएशन अगर आ रहा है तो नई स्पीसीज बननी भी संभव हो सकती है अगर वेरिएशन आ रहा है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन के लिए और नई स्पीसीज के ओरिजिन के लिए क्या है? आवश्यक है। ओरिजिनली डार्विन गेव द थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। उस टाइम पे जब डार्विन ने थ्योरी दी थी तो ओरिजिनली इन्होंने बताया था सेक्सुअल सिलेक्शन की थ्योरी, नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट बाद में सब लोगों ने इसे चेंज करके नाम दे दिया नेचुरल सिलेक्शन। बाद में इसका नाम क्या कर दिया? नेचुरल सिलेक्शन कर दिया। सेक्सुअल सिलेक्शन के नाम से इन्होंने पहले थ्योरी दी थी, लेकिन बाद में उसे चेंज करके नेचुरल सिलेक्शन कर दिया गया। तो सेक्सुअल सिलेक्शन इज द सिलेक्शन ऑफ द हेल्थी। जो सेक्सुअल सिलेक्शन है वो क्या है? हेल्थी फिट मेट के और मेट पार्टनर को जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, वही सिलेक्शन सेक्सुअल सिलेक्शन है। और इट इज़ एप्लीकेबल इन दोज एनिमल्स वेयर पॉलीगैमस कंडीशन इज प्रेजेंट। ऐसे समझ लो कि जिन एनिमल्स में पॉलीगैमी होता है उन्हीं एनिमल्स में सेक्सुअल सिलेक्शन वाला प्रोसेस होता है। अब उसमें सिलेक्शन करने वाला मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है, जब हम एनिमल बिहेवियर वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कहाँ पर मेल डिसाइड करता है, सेक्सुअल सिलेक्शन करता है, कहाँ पर फीमेल सेक्सुअल सिलेक्शन करता है, तो ये हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये लागू होती है बात कि जिन ऑर्गेनिजम्स में या जिन स्पीसीज में पॉलीगैमी कंडीशन होती है उनमें सेक्सुअल सिलेक्शन होता है। आगे जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात कही जा रही है, तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो हम बिल्कुल बाकायदा जानते ही हैं कि हम बहुत सारी ब्रीड बनाते हैं, जो जैसे कि हम लोग गेहूं की ब्रीड बना रहे हैं या फिर बहुत सारे कुत्ते ब्रीडिंग से बनाए जा रहे हैं। तो ह्यूमन जो सिलेक्शन कर रहे हैं या फिर ह्यूमन जो नेचुरल प्रोसेस से छेड़छाड़ करते हुए कुछ नई स्पीसीज बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो जो है वो आएगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन में, उसे सेक्सुअल सिलेक्शन नहीं कहेंगे। ऐसा हम बहुत बार देखते हैं कि जो नई स्पीसीज बनती है वो फर्टाइल नहीं होती है, तो जो स्पीसीज फर्टाइल नहीं है वो असली स्पीसीज मानी ही नहीं जाती है। एटलीस्ट अगर स्पीसीज कोई नई स्पीसीज बन भी रही है तो स्पीसीज में दो कैरेक्टर्स होने चाहिए। पहली बात तो वो खुद रिप्रोड्यूस करना चाहिए, वो फर्टाइल होना चाहिए, और उससे जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहे हैं वो भी फर्टाइल होने चाहिए, तो एक नई स्पीसीज बनना माना जाता है। और जो कुछ पॉइंट, तो ये था डार्विनिज्म। जो कुछ पॉइंट
न्यू डार्विनिज्म में बताए गए उसमें यही चीज़ें लगभग सही करके सुधार करके बताई गई, जिसमें एक पॉइंट ऐड किया गया म्यूटेशन, एक पॉइंट ऐड किया गया म्यूटेशन का। और म्यूटेशन आप लोग जानते ही होंगे, म्यूटेशन ऐसा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री में या फिर जीन लेवल पर एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। एक ड्रास्टिक चेंज मतलब अचानक होने वाला चेंज आ जाएगा, और वो चेंज उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी में भी चेंज ला सकता है, यानी कि वो नई स्पीसीज भी बना सकता है। अगर कोई भी म्यूटेशन हो रहा है तो बॉडी में म्यूटेशन होने के बाद नई स्पीसीज भी बन सकती है। और हमेशा ये भी होता रहा है कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन के थ्रू हमेशा हार्मफुल म्यूटेशन ही होता है। तो हार्मफुल म्यूटेशन के कारण जो स्पीसीज, जिन स्पीसीज में हार्मफुल म्यूटेशन हो रहा है या फिर जिन इंडिविजुअल में हार्मफुल म्यूटेशन हो रहा है, उनका सर्वाइव करना संभव नहीं होता, तो वो स्पीसीज वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, और या फिर वो इंडिविजुअल ख़त्म हो जाता है। और जिनमें थोड़ा जो म्यूटेशन हो रहा है वो लाभदायक है, वो सक्सेसफुल म्यूटेशन है, तो वो आगे सर्वाइव करेंगे और उनका जीन पूल पास होगा और नई स्पीसीज भी बन सकती है। तो म्यूटेशन का एक जो न्यू डार्विनिज्म था उसमें म्यूटेशन एक नया था। जो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज है, पूरा कंसेप्ट है, ये म्यूटेशन से भी हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन से भी होता है, कंपटीशन से भी होता है, और वेरिएशन से भी होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।